अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छी खबर जिसका स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और इसके साथ साथ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल नहीं करनी, जो आपको मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकती है फाइनेंशियली। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्पेशली एक नई चीज़ आई है जिसको ट्रेजर NFT है, जिसके अंदर लोग अपना अरबों रुपया लगा रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं जो अच्छी खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। वो बेसिकली जो IMF के साथ गवर्नमेंट की डिस्कशन चल रही थी वो फाइनलाइज हो चुकी है और जो $1 बिलियन की किस्त है वो जल्द मिल जाएगी, बिकॉज इसके ऊपर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था IMF के साथ वो तय पा चुका है। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन खबर है। चाहे ये बिल्कुल आपको पता है कि जो मईशत है उसको हमारी सहारा मिलता है गैर मुल्की लोन्स के थ्रू, लेकिन फिर भी मईशत के लिए ये पॉजिटिव खबर होगी। और मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट का पिछले कुछ हफ्तों से रुझान इसी वजह से पॉजिटिव बना हुआ था और मार्केट ने ये चीज़ फैक्टर इन की हुई थी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ जनाब आपको बताऊं कि 5 ऐसी मिस्टेक्स वो कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आप सड़क पे आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपको समझना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूं। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप रातों रात पैसे बना लेंगे और 1-2 महीनों में ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बदल जाएगी, आप अमीर हो जाएंगे, आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां आ जाएंगी, बंगले आ जाएंगे, तो वो हरगिज उसके ऊपर ना जाएं। अगर आपको चकमा दिया जा रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि यार अगर आप ये इसमें इन्वेस्ट कर लोगे तो आप अगले एक हफ्ते में मल्टीप्लाई कर लोगे, अपने पैसों को डबल कर लोगे, ट्रिपल करोगे, तो ये सरासर फ्रॉड है। इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, बिकॉज एक नई चीज़ आई है जिसको ट्रेजर NFT कहा जाता है और इसके अंदर लोगों ने कहा यह जा रहा है कि 44 अरब और 40 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अवाम इसके अंदर लगा चुकी है, जबकि इसका जब पोस्टमार्टम किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि ये सरासर एक पॉन्जी स्कीम है। और सबसे पहला जो मेरी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी वो यही है कि आपको देखना यह है कि बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ में पैसा ना लगाएं जो पॉन्जी स्कीम की तरह की हो, जिसके अंदर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि यार बहुत मुनाफा मिल जाएगा, बड़े ही कम टाइम में आपको अमीर कबीर आप बन जाएंगे। जैसे इसके बारे में कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू वीक्स आपका पैसा 30% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ है कि लोगों ने इसके अंदर धड़ाधड़ अपने पैसे लगाए हैं और उसकी वजह से जो अभी कल ही ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है। तो शक्ल है वो पॉन्जी स्कीम जैसी है बिल्कुल। इसमें जैसे लोगों को रिक्रूट किया जाता है, नए लोगों को, और उनसे कहा जाता है कि आप इसके अंदर आएँ, अपना पैसा इसमें लगाएं और इसके साथ साथ जो नए लोग उसके बाद आप रिक्रूट करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो दैट इज़ एग्जैक्टली 100% करैक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम में ऐसा होता है कि पहले आप जो लोग पहले से इन होते हैं उनको प्रॉफिट तभी मिलता है जब नए लोग एंट्री करते हैं। तो लोग पाकिस्तानियों की नेचर है कि जब वो उनको कोई ऐसी चीज़ पता चलती है तो वो सारा कुछ घर बार बेच के कर्जे पकड़ के वो उसके अंदर झोंक देते हैं। ये हरगिज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये सरासर मौशी खुदकुशी है। तो अपने आप को तबाह मत करें, ऐसी चीज़ों के ऊपर मत पड़ें। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहन में रखेंगे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 से 30 साल का होराइजन माइंड में होना चाहिए। आपके लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि आपने अपनी हालत को आहिस्ता आहिस्ता बदलना है। आपने बिल्कुल वैसे नहीं करना जैसे अमेरिका में जो सबसे नीचे का लोएस्ट तबका है, उन्होंने अपने सारे के सारे पैसे लॉटरी पे लगा देते हैं। $400 से ज़्यादा पर एनम वो लोग लॉटरी पे खर्च करते हैं, जो बिल्कुल तबाह जो नीचे का उनका तबका है। हालांकि उनके पास $400 पर मंथ खर्चा चलाने के लिए भी नहीं होते घर के। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, परहेज़ करें। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने लगें तो उससे पहले अपनी रिसर्च अच्छी तरह करें। अगर आपको चीज़ समझ में आती है और आपकी रिसर्च से आपको पता चलता है कि यार इसके अंदर जो बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट्स पहले तो अंडरस्टैंड करें। जो भी कोई स्टॉक उठाते हैं या कोई रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले अपने अच्छी तरह तसल्ली करें कि ये वाकई बिल्कुल ठीक चीज़ है, लीगल चीज़ है। इसका अच्छी तरह सारा एनालिसिस करें। इसके अंदर देखिए स्टॉक की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको देखना चाहिए कि कंपनी के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, मैनेजमेंट कैसी है, इसके साथ साथ उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, प्राइस टू बुक रेशो क्या है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, उसके बाद आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज़ बेसिकली मिस्टेक नंबर 1 कि बिला सोचे समझे किसी चीज़ के ऊपर जंप कर देना, छलांग लगा देना और फिर अपने आप को तबाह कर देना। जैसे कि जॉन एलिया ने कहा था कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो आई डोंट वांट यू टू, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके साथ कोई ऐसा हालात पेश आए। इसी से नेक्स्ट जो नंबर 2 पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट करना कि आपको उसको प्लान ही नहीं है। नंबर 2 मिस्टेक लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं अक्सर किसी दोस्त के कहने पे करते हैं।
या किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे करते हैं या किसी यूट्यूबर के कहने पे करते हैं, लेकिन कभी भी वो एक प्लान नहीं बनाते अपना कि मेरा क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट का वाई क्लियर करना है, पर्पस या मकसद क्लियर करना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। क्या आगे जाके अपने 10-20 साल बाद आपने अपने बच्चों की शादियां करनी है, या आपने अपना कोई घर बनाना है, या आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप मीट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप ये करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी क्लैरिटी लेनी है। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने उसमें देखना है कि मेरा शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी जिसका शॉर्ट टर्म कुछ गेन मिलेगा, कुछ लॉन्ग टर्म होंगी, जो कुछ मिड टर्म होंगी, कुछ 2 से 5 साल का होराइजन होगा जिसमें आप देखेंगे यार ये वो हैं जो मुझे 2 साल से 5 साल के दरमियान में कुछ अच्छा रिटर्न देंगी। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसी स्टॉक्स या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो 10 से 15 या 20 साल या इवन 30 साल तक में अच्छा रिजल्ट देंगी, रिटर्न देंगी थ्रू कंपाउंडिंग। तो उसका फ़ायदा आपने उठाना है। तो आपने आपको इस तरह स्ट्रक्चर करें, अपना प्रॉपर एक प्लान बनाएं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसके साथ साथ कुछ एक और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक कुछ स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझें और इसके साथ साथ शुरू में डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। डेमो ट्रेडिंग के लिए आजकल कुछ मोबाइल ऐप्स आई हुई हैं, जैसे इन्वेस्टिफाई है, इन्वेस्ट एक्स है, या और इस तरह की ऐप्स मौजूद हैं जिसमें आपको डमी कैश दिया जाता है। इसके थ्रू आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपको कोई अपना पैसा नहीं लगा होता, तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ट्राई करते हैं कि क्या आप वाकई सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो आपको शो करती है आपको इतना इसमें रिटर्न मिला है। हालांकि वो रिटर्न नहीं मिला होता लेकिन वो डेमो ट्रेडिंग कहलाती है। तो उसके थ्रू स्टार्ट लें जिसमें आपका अपना पैसा नहीं लगा होगा। तो इस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में आपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आना है। इन्वेस्टमेंट्स को तो मैं समराइज करता हूँ। मिस्टेक नंबर 2, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। तो लैक ऑफ प्लानिंग को अवॉइड करने के लिए आपने प्लान बनाना है और अपना देखना है कि आपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए आपको, या आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, या आपके कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मीट करना चाह रहे हैं। इसके साथ आपने इस बात का भी तयन करना है कि क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप एक डे ट्रेडर हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने लगें। तो नंबर 1 की अगर मैं समरी बयान करूं तो बिल्कुल भी किसी तरह जो हाइप होती है किस चीज़ की बिल्ड हुई थी उसके अंदर छलांग मत मारें। अक्सर औकात ये चीज़ें पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, और इसके साथ साथ लाजमी है कि आप अपना एनालिसिस करें, रिसर्च करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, और फिर उसके अंदर ट्रेडिशनल विजडम कहती है वो ये है कि सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने, तो आपने डाइवर्सिफाई करना है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जो IPPs थे, जो पावर सेक्टर था, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और बड़े ही अच्छे डिविडेंड्स दे रहे थे जिनमें हबको भी शामिल है। लेकिन फिर जब IMF के साथ डिस्कशन स्टार्ट हुई और सर्कुलर डेट का मामला हुआ और IPPs का जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हुआ, तो हालात बड़े टाइट हो गए IPPs के लिए। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 2 वीडियोस पहले कि IPPs के साथ कुछ मुज़ाकरात अच्छे हुए हैं और अच्छी खबर आई है, लेकिन उससे पहले ये IPPs काफ़ी बुरे हालात में रही हैं और इनके जो स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी बुरे हालात में रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आपने सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर उन दिनों इन्वेस्ट किया होता तो आपने बुरी तरह फंस जाना था, बिकॉज आपके जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करना था। तो इसलिए लाजमी होता है कि अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो लाजमी तौर पर अपने आप को डिवर्सिफाई करें और दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करें। इसकी और एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि अगर आप खुद काम करते हैं टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी की कंपनी में काम करते हैं, कोई IT कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको लाजमी है कि अपने आप को डिवर्सिफाई करें, ऐसे स्टॉक्स बाय करें जो डिफरेंट अदर सेक्टर्स में हों, सिर्फ IT के स्टॉक्स नहीं लेने। कुछ लोग ये करते हैं कि यार मुझे चूंकि IT और टेक पसंद है तो मैं सिर्फ सिस्टम्स का स्टॉक ले लूँगा या कोई और टेक्नोलॉजी कंपनी बस इसी का स्टॉक ले लूँगा, इसकी मुझे समझ आती है, किसी और सेक्टर से मुझे समझ नहीं आती। अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात करें, जो टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं, जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं, वो टेस्ला का स्टॉक बाय करेंगे, वो Amazon का स्टॉक बाय करेंगे, वो Nvidia का स्टॉक बाय करेंगे, जो सारे के सारे IT सेक्टर में हैं, बिकॉज वो कहते हैं जी हमें समझ ही इसकी आती है। लेकिन अगर IT सेक्टर जैसे बूम बस्ट हुआ था .com का 2000 में और 2001-2003 में, तो इसी तरह .com बबल बस्ट हुआ था। तो इसके साथ साथ अगर दोबारा कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से IT सेक्टर बैठता है तो आप क्या करेंगे? आपका सारा पैसा स्टक हो जाएगा। तो इसलिए लाजमी है कि अगर आप IT में काम करते हैं तो दूसरे सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में या फर्टिलाइजर्स में, इनमें डाइवर्सिफाई करें, इनमें लाजमी तौर पर इन्वेस्ट करें। तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको सिर्फ एक स्टॉक हो या एक सेक्टर को पिक नहीं करना। थर्ड मिस्टेक का जो हल है वो ये है कि आपने लाजमी तौर पे पोर्टफोलियो बनाना है और डाइवर्सिफाई करना है, किसी एक सेक्टर या किसी एक स्टॉक के अंदर सारे का सारा पैसा नहीं लगाना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि अक्सर लोग चौथी मिस्टेक क्या करते हैं
कि वो इग्नोर कर देते हैं रिस्क टॉलरेंस, और इसके साथ साथ जो स्टॉप लॉस है वो सेट नहीं करते। अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई हो पहले स्टेप में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने लाजमी तौर पे अपने गोल्स डिफाइन करने हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और इस बात का तयन करना है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आपने कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग करनी है और जो पैसा आपके पास है महदूद सा उसको रोटेट करना है और उसी से मजीद पैसा बनाना है। तो आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है इसकी बेस के ऊपर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डेली बेसिस पे ले रहे होंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास महदूद फंड्स हैं, तो फिर आप लाजमी तौर पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस ये गारंटी करता है बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस आप 5% या 10% पे लगा सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल माड़ी का स्टॉक ऊपर जाना है, लेकिन माड़ी का स्टॉक नीचे का ट्रेंड बना लेता है, कोई मार्केट में करेक्शन आ जाती है और आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो 5% या 10% पे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ बेस्ड ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेशन, तो उसकी बेसिस पे आप फंस सकते हैं, आपका कैश फंस जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप बहुत नीचे डिप में चले जाएंगे, अब आप उसमें से कैश पैसा निकालेंगे तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से लाजमी है कि आप उसमें से जब पैसा निकालें, उसका हल ये होता है कि आप स्टॉप लॉस लाजमी तौर पे लगाएं, तो ताकि थोड़ा सा लॉस लेके बाहर आ जाएं, ताकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा स्टक ना हो। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट जो है वो उसमें काफ़ी करेक्शंस भी आ सकती हैं, अच्छा सेंटीमेंट भी चल रहे होते हैं, लेकिन एकदम कोई नेगेटिव न्यूज़ हिट करती है जो मार्केट को बिठा सकती है, करेक्शंस लेके आ सकती है। जैसे रीसेंट एग्जांपल हम हाल ही में देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में ट्रंप की थी कि ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका की सारी स्टॉक मार्केट है वो 30-40% की उसके अंदर करेक्शन आई है। और ये इस तरह की जो करेक्शन सिनेरियोज हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है और आपकी ट्रेडिंग है, आपका पैसा महदूद है और आपको लाजमी तौर पर वो पैसा निकालना है और उसी को आगे यूटिलाइज करना है अगले महीने, तो लाजमी तौर पे आपको फंड्स बाहर निकालने हैं और ज़्यादा लॉस लिए बगैर निकालने हैं, तो लाजमी आपको चाहिए कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। इसके बरक्स अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि यार ये स्टॉक जो है ये अच्छा स्टॉक है, करेक्शन तो आई है लेकिन उसके बाद इसने ट्रेंड अप ऊपर का ही बनाना है। जैसे माड़ी के बारे में बात करते हैं कि माड़ी एक अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर वक्ती तौर पर करेक्शन आती भी है तो वो उसके बाद उसका मसला हल होता है और उसके बाद वो दोबारा ऊपर का ट्रेंड बनाता है। इसी तरह जो ट्रंप वाली न्यूज़ थी टैरिफ्स की, उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपवर्ड स्टॉक्स ने ट्रेंड बनाया, वो डिप में से बाहर आई, तो ये चीज़ होनी होती है। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, इसमें आपको ज़हन में होना चाहिए कि अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है तो फिर आपको होल्ड करना आना चाहिए। उस केस में आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का तरीका ये होता है कि वो आराम से बैठता है, उसको कोई जल्दी नहीं होती, बेशक मार्केट 30% गिरती है, 40% गिरती है, वो होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको पता है कि ये पैसा उसको लाजमी तौर पे, उसको ये पैसा नहीं चाहिए, वो जो उसने पैसे लगाए हुए हैं वो उसको वो होल्ड कर सकता है, उसके अंदर एक होल्डिंग पावर है, वो साल 2 साल के लिए भी वेट कर सकता है, उसको कोई मसला नहीं है। तो इस केस में आपका जो तर्ज अमल है, जो आप करेंगे बिहेवियर, जिस तरह आप अपने ट्रेड्स लेंगे तो वो डिफरेंट होगा। आप आराम से होल्ड करके बैठेंगे, फिर आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको स्टॉप लॉसेज लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का लाजमी तौर पर तयन करें कि अगर आप पैसा महदूद है तो लाजमी तौर पर अपने स्टॉप लॉसेज लगाएं बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। आगे चलते हैं। आखिरी जो मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो ये है जी कि इमोशनल हो जाते हैं ट्रेडिंग करते करते और पैनिक सेलिंग हो जाती है, पैनिक सेलिंग करते हैं। तो जैसे मैंने अभी टैरिफ्स की एग्जांपल दी है कि जब देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे जा रहा है तो फौरी तौर पे उसको पैनिक सेल कर देंगे, यार चले गए, लूटे गए, मारे गए। लेकिन इसके साथ साथ जो जहन में रखने वाली इमोशनल नहीं होना, ट्रेडिंग करते हुए लाजमी तौर पर आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने माड़ी का स्टॉक लिया, माड़ी के स्टॉक को अगर मैं देखूँगा, मैंने इसी महीने कुछ दिनों पहले लिया था और उसके अंदर 25% का जंप आ चुका है, तो मैं कहूँ यार चूंकि माड़ी में 25% का जंप अब तक आ चुका है तो मैं इस स्टेज पे इमोशनल होते हुए कि यार ये बड़ी अच्छी बात है, मैं लालच में आ जाऊं और मैं अभी मैं थोड़ा सा और लेता हूं और ज़्यादा पैसे इसके अंदर डाल देता हूं क्योंकि यही ट्रेंड इसने आगे भी जारी रखना है। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम इमोशनली जज्बाती होकर अगर हमें शुरू में थोड़ा सा रिटर्न मिलता है तो हम नी जर्क रिएक्शन इसे कहते हैं या इम्पल्स बाइंग कहते हैं कि हम जल्दी से और ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जो आप ये समझेंगे वो चीज़ अपने पीक को हिट कर चुकी होती है और उसकी वजह से उसके अंदर मजीद अब रूम ग्रो करने का नहीं होता, तो उसने उसके बाद नीचे का ट्रेंड बनाना होता है, तो आपका जो पैसा है वो फिर वो स्टक हो जाता है। तो जो इम्पल्स बाइंग होती है उसका अक्सर नतीजा यही निकलता है कि आप उसके अंदर फंस जाते हैं, फिर आप उसमें से निकल नहीं सकते। तो लाजमी तौर पर इमोशंस को, जज्बात को साइड पर रखें, इन्वेस्टिंग में जज्बाती नहीं होना। इसी तरह अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आप कहेंगे मैंने फौरी तौर पे मार्केट से लड़ाई करनी है और वो उसमें से रिकवरी करनी है, तो ये भी आप जज्बाती होकर करेंगे, आप मार्केट से नहीं जी सकते। तो आपको लाजमी तौर पे ठंडे दिमाग से काम करने हैं, जो फैसले करने हैं ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट के वो बहुत ही ठंडे दिमाग से करने हैं और मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए
फंडामेंटल्स को देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए फिर आपने ये फैसले लेने हैं, जल्दी में और जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। सो दैट इज़ द फिफ्थ मिस्टेक दैट पीपल मेक एंड दे लूज अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। तो ये है जी 5 मिस्टेक जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी, और इसके साथ साथ मैं आपसे क्विकली कुछ क्वेश्चंस के आंसर शेयर करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अभी तक हमारे आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं कमेंट्स में, हमारी वीडियोस में। इन क्वेश्चंस को जारी रखें। आई रियली लाइक योर क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ सारों के जवाब दे दूँ, और कुछ को मैं यहाँ डिस्कस भी करता हूँ। एक क्वेश्चन जो भाई ने किया है वो ये है जी कि एनी इनसाइट्स ऑन माड़ी एनर्जी स्टॉक प्राइस, स्पेशली प्राइस फ्लक्चुएशन इन द लास्ट 10 to 15 डेज। तो माड़ी का स्टॉक की अगर हम बात करें तो मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में चल के दिखाता हूँ कि जो मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हाल ही में कुछ ही हार्डली 1 महीने से भी कम टाइम हुआ कि मैंने इसके अंदर जो पोर्टफोलियो की वीडियो बनाई थी उसको आप जाके यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ मैंने 7 स्टॉक बाय किए थे, और मैंने कहा था कि ये मैं लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के तहत लेके चलूंगा 20 से 30 साल के लिए। तो उसमें माड़ी भी शामिल था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि जो माड़ी है इसकी जो प्राइस उस वक्त थी वो 550 रुपए के करीब थी जब मैंने लिया था, और इस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 687.50 पैसे है, 687 रुपए है। तो इसके अंदर जो ओवरऑल अब तक का आ चुका है प्रॉफिट वो 25% का P&L आ चुका है। मैं प्रॉफिट में हूँ 25%। तो ये पिछले दिनों में इसका रुझान रहा है, पिछले विदिन 3-4 वीक्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये 10 से 15 दिन से बिल्कुल स्टैग्नेंट है, बल्कि माड़ी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, प्रोग्रेस की है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मिज़ान बैंक की, इनसाइट्स ऑन मिज़ान बैंक स्टॉक प्राइस, इट इज स्टक ऑन 240 प्लस माइनस सिंस लास्ट मंथ। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि ये भी मेरे लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो आपको भी लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए मिज़ान बैंक के बारे में। ये अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छे रिटर्न आगे जाके देगा। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है जी कि इट फील्स इलीगल टू गेट दीज टिप्स फॉर फ्री फ्रॉम यू। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, अपनी जो हमारे साथ शेयर करते हैं अपने जो क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, और आई वुड लाइक टू आंसर यू। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपसे शेयर करता रहूँ। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसका इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। इसके साथ साथ एक दोस्त है, उन्होंने कहा जी कि डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाएं कि कौन सा अच्छा टाइम होता है डिविडेंड स्टॉक बाय करने का, जिसके फ़ौरन बाद आप डिविडेंड ले सकें, और क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके देख सकेंगे जो स्टॉक्स के जो कैलेंडर है कि कब किस कंपनी ने कब डिविडेंड देने हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके साथ साथ एक और भी रिक्वेस्ट आई है कि हमें जो इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक्स हैं वो कैसे बाय करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना के शेयर करें। तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस्त। तो जनाब ये थी आज की अपडेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हम आपके लिए आगे लाने वाले हैं। ये जो वीडियोस मैंने बताया है, हम इसको बनाएंगे। अपने कमेंट्स में लाजमी तौर पे हमसे शेयर करते रहें कि आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्या वीडियोस, किस किस्म की वीडियो मैं बनाता रहूँ, तो मैं वो भी फीडबैक आपकी इंकॉर्पोरेट करूँगा, और अच्छा इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो अपनी तवज्जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर मेरी वीडियो आपके इसके बाद ईद की वजह से ना आ सके तो आपको पेशगी ईद मुबारक, और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और ईद की छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और हम मार्केट में फिर वापस आते हैं अगले वीक ईद की छुट्टियों के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।